गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रतिभा पोस्टवाल गवर्नमेंट कॉलेज बीयू। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो बीएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। सॉलिड स्टेट फिजिक्स की यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है। बच्चों, हम रेसिप्रोकल लैटिस यानी व्युत्क्रम लैटिस क्या होता है, हम लैटिस पहले पढ़ चुके हैं कि किसी क्रिस्टल की जो लैटिस है यानी कि जालक है उसके समांतर लैटिस तलों के अनेक समूह होते हैं। यानी कि क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी क्रिस्टल है उसमें अनेक जो लैटिस है उनसे मिलकर वो क्रिस्टल बना होता है, अनेक यूनिट सेलों से मिलकर एक क्रिस्टल बना होता है। तो उन्हीं यूनिट सेलों के समांतर अनेक लैटिस के तल होते हैं, तो जिनके बीच की दूरी और अभिविन्यास भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे यहाँ पर आपको 3 दिख रहे हैं यूनिट सेल, तो इनमें इनके बीच की दूरी और इनके अभिविन्यास अलग अलग हैं। तो इन तलों को व्यक्त करने के लिए एक उभयनिष्ठ मूल बिंदु से विभिन्न समांतर लैटिस तलों के समूह पर एक अभिलंब डाला जाता है। जैसे मान लो यहाँ पर हमने ये मूल बिंदु मान लिया, तो इस मूल बिंदु से इनके लैटिस तलों पर अभिलंब डाला जाता है, यानी कि इनके लंब है, अभिलंब डाला जाता है। तो इन अभिलंबों के की जो लंबाई है, यानी कि ये लंबाई, इसको लैटिस अंतराल DH/KL लैटिस अंतराल यानी डायरेक्ट लैटिस अंतराल के व्युत्क्रम के क्या होती है, समानुपाती होती है। और इन अभिलंबों के जो एंड शीर्ष है, ये एंड शीर्ष है, इन एंड शीर्ष आपस में मिलकर एक और लैटिस क्या करते हैं, बनाते हैं। इस प्रकार से एक और लैटिस बनाते हैं। इस जो लैटिस है, इस लैटिस को हम क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम लैटिस या रेसिप्रोकल लैटिस कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि व्युत्क्रम लैटिस वह लैटिस है जो एक उभयनिष्ठ मूल बिंदु से विभिन्न समांतर लैटिस तलों पर समूह पर डाले गए अभिलंबों के अंतः बिंदुओं पर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार का जो तल है वो उसको, या फिर हम बोल सकते हैं लैटिस या जालक, उसको कहते हैं व्युत्क्रम लैटिस या रेसिप्रोकल लैटिस कहते हैं। अब हम व्युत्क्रम रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर देखते हैं। किसी भी 3 डायमेंशनल के में लैटिस यानी कि सिंपल लैटिस है, हम बोल सकते हैं डायरेक्ट लैटिस। जैसे ये लैटिस है तो इसके ये यूनिट वेक्टर A, B और C ये होते हैं। यानी किसी भी 3 डायमेंशनल में लैटिस के यूनिट वेक्टर क्या हैं, A, B, C, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। लेकिन रेसिप्रोकल लैटिस के जो यूनिट वेक्टर हैं उनको कैसे व्यक्त करते हैं, वेक्टर A, वेक्टर B और वेक्टर C कैपिटल से व्यक्त करते हैं। तो रेसिप्रोकल लैटिस के यूनिट वेक्टर एक कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C से, या फिर हम इसको A*, B* या C* से भी कई जगह इसको व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इनको कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C से व्यक्त किया है। तो देखिए जैसे कि ये रही, ये जो है ये कैपिटल A, ये A*, इसको हम कैपिटल A भी बोल सकते हैं, B*, इसको हम कैपिटल B भी बोल सकते हैं, और C*, इसको हम कैपिटल C भी बोल सकते हैं। तो ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, रेसिप्रोकल लैटिस के यूनिट वेक्टर माने जाते हैं। और इनको जो परिभाषित किया जाता है उनको निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है, या फिर इनको डायरेक्ट लैटिस के जो यूनिट वेक्टर है उनके फॉर्म में लिखा जाता है। यानी कि कैपिटल A = होता है 2πb×c A.b×c। यहाँ पर A, B, C है जो डायरेक्ट लैटिस है, हम बोल सकते हैं सिंपल लैटिस के यूनिट वेक्टर हैं। और रेसिप्रोकल लैटिस के जो यूनिट वेक्टर है उसको कैपिटल A = 2πb×c A.b×c। कैपिटल B होता है 2πc×A A.b×c। और कैपिटल C होता है 2πa×b A.b×c। क्योंकि ये इसके अभिलंब हैं इसलिए। देखो बच्चों, ध्यान रखना है, यानी कि यहाँ पर अगर A है तो यहाँ B×C आएगा, A को छोड़कर BC। नीचे सबों में सेम है डिनोमिनेटर, A.b×c A.b×c और A.b×c। अगर यहाँ B है तो यहाँ C×A आएगा, यहाँ C है तो यहाँ A×B। तो इसलिए इसको याद करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यहाँ पर जो A.b×c है, क्योंकि एक तरह से हो गया लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी कि डायरेक्ट लैटिस का जो यूनिट वेक्टर है उसका क्या हो गया, ये वॉल्यूम हो गया, आयतन हो गया। अब अगर हम इनके डायरेक्ट लैटिस के साथ अभिलंब देखें तो ये देखो कैपिटल A यानी कि रेसिप्रोकल लैटिस का यूनिट वेक्टर डॉट A यूनिट डायरेक्ट लैटिस के यूनिट वेक्टर से देखें तो हम देखेंगे 2π
ए डॉट, क्योंकि अब यहाँ पर ए नहीं है और हमने ए डॉट कर दिया तो ये ए डॉट और हो जाएगा, तो इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, 2 पाई से केवल क्या आएगा, 2 पाई, यानी कि इससे सिद्ध हो रहा है कि ए डॉट ए इसके क्या है, समांतर है। जबकि ए डॉट बी हम जब निकालेंगे तो उसका मान क्या आएगा, 0 आएगा। ए डॉट सी वो भी क्या होगा, 0 होगा। यानी कि ए डॉट बी और ए डॉट सी का मतलब 0 का मतलब है कि जो ए है, ए की दिशा वो बी और सी के क्या है, अभिलंब है, लंबवत है। क्योंकि हम जानते हैं डॉट प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 आता है तो हम कहते हैं ए और बी आपस में क्या है, अभिलंब है। उसी प्रकार से यानी कि ए की दिशा बी और सी के तो क्या है, लंबवत है, जबकि ए के क्या है, समांतर है, और उसका मान क्या है, 2 पाई है। इसी प्रकार से बी डॉट ए का मान निकालेंगे तो 0 आएगा, जबकि बी डॉट बी का 2 पाई और बी डॉट सी का 0, यानी कि हम कह सकते हैं बी की दिशा ए और सी के लंबवत है। इसी प्रकार से सी की दिशा ए और बी के लंबवत है। तो हम डायरेक्ट लैटिस का जो स्थानांतरण वेक्टर होता है, हम बोल सकते हैं ट्रांसलेशन वेक्टर, उसको जो व्यक्त करने का समीकरण है वो होता है T इज इक्वल टू N1A प्लस N2B प्लस N3C। ये इसका समीकरण होता है। और हम ये डायरेक्ट लैटिस का ट्रांसलेशन वेक्टर का समीकरण हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसी प्रकार से व्युत्क्रम लैटिस के लिए भी जो व्युत्क्रम लैटिस वेक्टर होगा उसको या डायरेक्ट लैटिस को तो टी से व्यक्त करते हैं, व्युत्क्रम लैटिस को कैपिटल जी से। तो जी इज इक्वल टू हो जाएगा एच कैपिटल ए, क्योंकि इसके यूनिट वेक्टर क्या है, ए बी सी, जबकि रेसिप्रोकल के क्या है, कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी। तो इसको व्यक्त करते हैं एच कैपिटल ए प्लस के कैपिटल बी प्लस एल कैपिटल सी। अब यदि हम इन दोनों ट्रांसलेशन वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालें तो जी डॉट टी इक्वल टू आ जाएगा एच ए प्लस के बी प्लस एल सी डॉट N1A प्लस N2B प्लस N3C। तो जब हम है ना 2 पाई डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो एच एन वन और साथ में आएगा ए डॉट ए, और ए डॉट ए का मान कितना था, 2 पाई, तो 2 पाई आएगा। इसी प्रकार से के को N2 के साथ करेंगे तो के N2 बी डॉट बी का मान भी 2 पाई, एल N3 सी डॉट सी का मान भी 2 पाई, तो 2 पाई इसलिए कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा एच N1 प्लस के N2 प्लस एल N3, और बाकी के टर्म्स है जो क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास जो जी डॉट टी का मान आएगा वो आएगा 2 पाई, और इस पूरे को क्या मान लेंगे, एक अन्य पूर्णांक, क्योंकि ये पूर्णांक है तो इस पूरे को एक अन्य पूर्णांक से व्यक्त कर देंगे जो कि क्या होगा, 2 कैपिटल एन। तो हो जाएगा हमारे पास जी डॉट टी का मान 2 पाई एन। अगर ई की पावर में लिखें हम तो हम ई की पावर जी डॉट टी इज इक्वल टू ई की पावर आयोटा 2 पाई एन। तो आयोटा ई की पावर आयोटा 2 पाई एन का मान हम जानते हैं क्या होता है, 1 होता है। तो इसलिए इसका मान क्या आ जाएगा, 1। और ये जो समीकरण है ये लैटिस वेक्टर टी और व्युत्क्रम लैटिस वेक्टर जी के बीच में संबंध को व्यक्त करती है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं रेसिप्रोकल लैटिस की, वो प्रॉपर्टीज़ हम देख लेते हैं क्या क्या हैं। सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी जो इसकी कही जाती है वो ये है कि प्रत्येक व्युत्क्रम लैटिस वेक्टर क्रिस्टल की डायरेक्ट लैटिस के व्युत्क्रम तलों के समूह पर क्या होता है, अभिलंब होता है। यानी कि व्युत्क्रम लैटिस का जो वेक्टर है वो डायरेक्ट लैटिस के पर क्या होता है, अभिलंब होता है। तो यह हम इसको प्रूफ करेंगे कि वो अभिलंब होता है। तो किस प्रकार से, तो देखो इसके लिए हम मानेंगे कि एक डायरेक्ट लैटिस है जिसके 3 बिंदु N1A, N2B और N3C से गुजरने वाला एक तल है जो आपको ये दिख रहा है, N1A, N2B और N3C से गुजरने वाला एक तल। तो N1A और N2B के बीच की दूरी N1A माइनस N2B, जिसको हम R12 से व्यक्त करते हैं। N2B और N3C से गुजरने के बीच की दूरी N2B माइनस N3C, जिसको R23 से व्यक्त करते हैं 23 से। और N3C और N1A के बीच की दूरी N1A माइनस N3C, जिसको R31 से व्यक्त करते हैं। तो अब हम मानेंगे कि इनके क्या है, ये अभिलंब है, लंब होंगे। तो यदि व्युत्क्रम लैटिस वेक्टर G इस तल पर क्या है, किसी भी वेक्टर पर क्या है, लंब है, क्योंकि यही हमें कहा गया है कि लंब है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो G है ये R12 पर भी लंब होगा, R23 पर भी लंब होगा और R31 पर भी लंब होगा। और लंब होगा तो लंब की कंडीशन हम जानते हैं क्या होती है, A डॉट B इज इक्वल टू 0। तो उसके अकॉर्डिंगली हम इसको लिख सकते हैं G लैटिस वेक्टर के लिए डॉट, अगर R12 पर लंब है तो डॉट R12 इज इक्वल टू 0, ऐसे G डॉट R23 इज इक्वल टू 0 और G डॉट R31 इज इक्वल टू 0।
तो हम सबसे पहले इसको लेकर चलते हैं GR12 इज इक्वल टू 0। तो जी की वैल्यू पुट करेंगे, जी की वैल्यू है HA प्लस KB प्लस LC। R12 की वैल्यू है डॉट N1A माइनस N2B, इसका मान क्या है 0। ये लेकर चले हम, तो यहाँ से निकलेगा, अब वही इसको सॉल्व करोगे जब H N1 A डॉट A माइनस के N2 B डॉट D, L के साथ कोई नहीं है और बाकी की टर्म में क्या हो जाएंगे 0, तो बराबर 0। H N1 A डॉट A का मान 2 पाई, B डॉट B का मान 2 पाई, तो हमारे पास आ जाएगा H N1 2 पाई माइनस के N2 2 पाई इक्वल टू 0। 2 पाई दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आएगा H N1 माइनस के N2 इज इक्वल टू 0। तो 2 पाई तो 0 हो नहीं सकता, तो यानी कि हमारे पास आएगा H N1 इज इक्वल टू के N2। ये हो गया आपकी समीकरण नंबर 1। सिमिलरली इसी प्रकार से हम इससे निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी के N2 इज इक्वल टू L N3। इसी प्रकार से GR31 इज इक्वल टू 0 निकालेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी H N1 इज इक्वल टू L N3। तो इन तीनों से हमें पता लग रहा है कि इस प्रकार से आपस में बराबर है। तो समीकरण 1, 2 और 3, समीकरण 1, 2, 3 जब भी संभव है, तभी मान संभव है जब यदि N1 की जगह क्या हो 1/H, N2 की जगह क्या हो 1/K और N3 की जगह क्या हो 1/L। तो ये तभी संभव है क्योंकि हम अगर हम N1 की जगह 1/H रख देंगे और N2 की जगह 1/K, तो K से K कैंसिल, H से H कैंसिल हो गए ना आपस में बराबर। इसी प्रकार से तो ये तीनों समीकरण तभी संभव है जब हमारे पास N1 इक्वल टू 1/H होगा, N2 इक्वल टू 1/K होगा और N3 इक्वल टू 1/L होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि उपरोक्त संबंध में H, K और L इन बिंदुओं N1, N2 और N3 से गुजरने वाले क्रिस्टल है उसके तल के क्या है मिलर सूचक हैं या मिलर इंडिसेस हैं। अतः रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर GHKL डायरेक्ट लैटिस के तल पर क्या होता है एक अभिलंब होता है, क्योंकि मिलर इंडिसेस है यानी कि इसको व्यक्त करते हैं और इस समीकरण को क्या करते हैं सेटिस्फाई करते हैं, यानी कि ये आपस में क्या है अभिलंब है। अब हमारे पास जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, वो कहती है कि व्युत्क्रम लैटिस से जो यूनिट सेल का आयतन है, व्युत्क्रम लैटिस की एक यूनिट सेल का जो आयतन है वो डायरेक्ट लैटिस की यूनिट सेल के आयतन के क्या होना चाहिए होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि व्युत्क्रम लैटिस के मान लो आयतन ये है तो ये किसका बराबर होना चाहिए डायरेक्ट लैटिस के जो आयतन है उसके व्युत्क्रमानुपाती होना चाहिए। अब हम इसको प्रूफ करेंगे तो हम जानते हैं रेसिप्रोकल लैटिस के यूनिट वेक्टर क्या है, कैपिटल इज इक्वल टू 2 पाई B क्रॉस C अपॉन A डॉट B क्रॉस C, कैपिटल B इज इक्वल टू 2 पाई C क्रॉस A अपॉन A डॉट B क्रॉस C, C इक्वल टू 2 पाई A क्रॉस B अपॉन A डॉट B क्रॉस C। तो हम सबसे पहले रेसिप्रोकल लैटिस के यूनिट सेल का आयतन निकालेंगे, तो आयतन का फॉर्मूला जो होएगा वो क्या होगा लंबाई गुना चौड़ाई यानी कि गुना ऊंचाई यानी कि A डॉट B क्रॉस C। हम वैल्यू पुट कर देंगे इनकी, A की वैल्यू पुट करेंगे, B की वैल्यू पुट करेंगे और C की वैल्यू पुट करेंगे। 2 पाई दिनों में सेम है तो बाहर आ जाएगा 2 पाई का होल क्यूब, ये हो जाएगा B क्रॉस C अपॉन A डॉट B क्रॉस C, C क्रॉस A और क्रॉस A क्रॉस B और ये बराबर होंगे तो ये A डॉट B क्रॉस C का होल स्क्वायर। B क्रॉस C हम इसको जो लिख सकते हैं इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं A डॉट और अंदर आएगा C डॉट A क्रॉस B, या फिर हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि यहाँ जो C और A आपस में इंटरचेंज कर दो तो यहाँ C और A आपस में इंटरचेंज कर देंगे तो A तो है ही और C और A चेंज हो जाएंगे तो A डॉट B क्रॉस C। तो ये 3 हो गए, एक ये भी हो गया ना और ये 2, तो ये तो नीचे तो 3 हो गई पावर, तो और यहाँ पर ये वैल्यू आ गई। तो हमारे पास अब हम इस A डॉट B क्रॉस C से ये एक कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा और ये भी A डॉट B क्रॉस C बन जाएगा, यानी कि हम बोल सकते हैं A डॉट B क्रॉस C का होल स्क्वायर। एक ये A डॉट B क्रॉस C और एक ये A डॉट B क्रॉस C, तो ये हो गया A डॉट B क्रॉस C का होल स्क्वायर और नीचे A डॉट B क्रॉस C का होल क्यूब। तो यानी कि हमारे पास जो वैल्यू आएगी यहाँ 2 से ये एक ये कैंसिल हो जाएगा तो नीचे सिर्फ एक बचेगा A डॉट B क्रॉस C, तो ये आ जाएगा 2 पाई का होल क्यूब अपॉन A डॉट B क्रॉस C। और ये जो A डॉट B क्रॉस C है ये क्या है डायरेक्ट लैटिस के यूनिट सेल का आयतन, जिसको हम कैपिटल B से व्यक्त कर सकते हैं। तो यानी कि किसी भी रेसिप्रोकल
लोग और यूनिट सेल का जो यूनिट सेल का आयतन है वो क्या होगा, बराबर होगा 2 पाई का होल क्यूब अपॉन डायरेक्ट लैटिस के यूनिट सेल का आयतन। यानी कि हम कह सकते हैं कि व्युत्क्रम लैटिस की जो यूनिट सेल का आयतन है वो डायरेक्ट लैटिस की यूनिट सेल के आयतन के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब जो इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है वो है किसी क्रिस्टल की डायरेक्ट लैटिस के लैटिस तलों HKl के बीच की दूरी DHKl और व्युत्क्रम लैटिस वेक्टर GHKl के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी कि डायरेक्ट लैटिस की जो दूरी है HKl वो व्युत्क्रम लैटिस की जो दूरी है GHKl उसके क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये हमें प्रूफ करना है। तो हम इसके लिए मानकर चलेंगे कि माना किसी क्रिस्टल लैटिस के मूल बिंदु से तल HKl पर एक सदिश यानी वेक्टर R है और यदि तलों के बीच की दूरी क्या है, स्मॉल d, और इस तल को किसी एकांक वेक्टर n कैप से व्यक्त किया जाता है। तो यानी कि R डॉट n कैप इज इक्वल टू d। अब इसी प्रकार से हम मानकर चलेंगे कि व्युत्क्रम लैटिस वेक्टर की दिशा में एकांक सदिश क्या है, GKl है। तो GHKl है तो R डॉट G कैप HKl इज इक्वल टू क्या होगा, DHKl। तो ये तो हो गया डायरेक्ट लैटिस के लिए उसकी दिशा को व्यक्त कर रहा है और ये व्युत्क्रम लैटिस की दिशा को, यानी कि R डॉट n कैप इजिकल टू d। ये डायरेक्ट लैटिस का एकांक वेक्टर है और ये व्युत्क्रम लैटिस का एकांक वेक्टर है। ये डायरेक्ट लैटिस के लिए, ये व्युत्क्रम लैटिस के लिए है। तो R डॉट n कैप इजिकल टू d और ये R डॉट g कैप इसी के टर्म में DHKl। तो मान लीजिए कि हम R का मान क्या है, R इजिकल टू A अपॉन H। ये हमने माना है कि R का मान क्या है, A अपॉन H। तो हम R डॉट, क्योंकि R डॉट GHKl निकालेंगे वेक्टर, तो R की वैल्यू तो क्या आ जाएगी, A अपॉन H, और G ये वेक्टर है और ये एकांक है इसलिए इन दोनों को सेम मत मान लेना, ये अलग समीकरण है और ये हम अलग लेकर चल रहे हैं। तो ये हो जाएगा R डॉट GHKl इज इक्वल टू R की वैल्यू A अपॉन H, GHKl की वैल्यू HA प्लस KB प्लस LC। तो ए का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो सिर्फ ए के साथ होगा क्योंकि A डॉट B A डॉट C क्या होगा, 0 होगा। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी H A डॉट A अपॉन H। A डॉट A का मान क्या होता है, 2 पाई। तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई। तो हमारे पास जो आएगा R डॉट और G को क्या लिख सकते हैं, जैसे वेक्टर A इक्वल टू क्या होता है, A कैप और A का परिमाप। तो उसके फॉर्मूले से हम लिख सकते हैं वेक्टर R इज इक्वल टू R डॉट वेक्टर G की जगह G कैप और इसका परिमाप यानी GHKl इज इक्वल टू 2 पाई। तो ये हो जाएगा R डॉट GHKl इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन GHKl। इसको हम यहाँ ले जाएंगे और R डॉट GHKl समीकरण नंबर फर्स्ट से R डॉट GHKl क्या होता है, DHKl। तो यहाँ पर रख देंगे इसकी वैल्यू, तो DHKl इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई अपॉन GHKl। और यही हमें प्रूफ करना था, यानी कि लैटिस अंतराल DHKl है जो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर GHKl का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हमारे पास क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो ये प्रॉपर्टी इसकी प्रूफ हो गई। अब एक क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक सरल घनाकार लैटिस यानी कि एक सिंपल क्यूबिक लैटिस की जो व्युत्क्रम लैटिस है वो भी क्या होती है, सरल घनाकार यानी कि सिंपल क्यूब ही होती है। यानी सिंपल क्यूब की जो व्युत्क्रम लैटिस है वो भी एक सिंपल क्यूब ही होती है। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए हम लेकर चलेंगे कि मान लिया एक सरल घनाकार लैटिस है। किसी सरल घनाकार लैटिस के लिए A बराबर B बराबर C होता है, यानी तीनों के मान क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं। तो हम इन तीनों के मान को किसके मान के बराबर मान लेते हैं, A के बराबर। तो यानी कि वेक्टर A इज इक्वल टू A आई कैप, यहाँ पर आई कैप इसकी दिशा बता रहा है यानी एक्स डायरेक्शन में, B इज इक्वल टू इसको भी ए जे कैप, ये वाई डायरेक्शन, C इज इक्वल टू ए के कैप, ये जेड डायरेक्शन। क्योंकि A बराबर B बराबर C है इसलिए तीनों को ही A लिख लिया है। तो यानी अगर हम सरल घनाकार लैटिस के लिए यूनिट सेल का वॉल्यूम निकालें तो वो क्या होगा, A डॉट B क्रॉस C यानी कि A आई कैप डॉट ए जे कैप क्रॉस ए के कैप। ए तो ये क्या हो गया, A क्यूब, और आई डॉट जे क्रॉस ए क्या हो जाएगा, 1। तो हमारे पास जो वन आएगा वो क्या आएगा, A क्यूब, यानी कि सरल घनाकार यूनिट के सेल का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, A क्यूब। अब हम व्युत्क्रम लैटिस के लिए निकालेंगे। व्युत्क्रम लैटिस के लिए क्या होगा, व्युत्क्रम लैटिस का मान A इक्वल टू होता है 2 पाई B क्रॉस C अपॉन A डॉट B क्रॉस C। A B और C की वैल्यू पुट करेंगे तो 2 पाई
बी की जगह ए जे कैप, सी की जगह ए के कैप, और ए डॉट बी क्रॉस सी का मान अभी हमने निकाला है, क्या आया था ए क्यूब, तो क्या हो जाएगा ए क्यूब। तो जे कैप क्रॉस के कैप क्या होता है आई कैप, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर और अपॉन ए क्यूब आई कैप, तो ए स्क्वायर से कैंसिल होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 पाई अपॉन ए आई कैप। तो वेक्टर ए इज इक्वल टू हो गया 2 पाई अपॉन ए आई कैप। इसी प्रकार से वेक्टर बी इज इक्वल टू आएगा 2 पाई अपॉन ए जे कैप, और वेक्टर सी इज इक्वल टू आएगा 2 पाई अपॉन के कैप। तो देख लो बच्चों यहाँ पर जो इनके तीनों के ये बराबर हैं, 2 पाई अपॉन ए, 2 पाई अपॉन ए, 2 पाई अपॉन लैटिस कांस्टेंट बराबर है तीनों के, 2 पाई अपॉन ए, 2 पाई अपॉन ए, 2 पाई, यानी कि एक सरल घनाकार लैटिस की रेसिप्रोकल लैटिस भी क्या होती है, एक सरल घनाकार ही होती है, जिसका लैटिस कांस्टेंट 2 पाई अपॉन ए है। बस इतना फ़र्क है, वहाँ पर लैटिस कांस्टेंट डायरेक्ट के लिए क्या होता था ए, और यहाँ पर लैटिस कांस्टेंट क्या है 2 पाई अपॉन ए। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन ये होती है सरल घनाकार वो ही होता है जिसमें ए बराबर बी बराबर सी। यहाँ भी ये तीनों यानी कि जो लैटिस कांस्टेंट है वो तीनों क्या है आपस में बराबर हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी भी सरल घनाकार लैटिस की जो रेसिप्रोकल लैटिस होती है वो भी क्या होती है, सरल घनाकार ही होती है, जिसका लैटिस कांस्टेंट तो क्या है 2 पाई अपॉन ए। वहाँ पर जो कांस्टेंट निकला था वो क्या निकला था ए क्यूब, यानी लैटिस कांस्टेंट का होल क्यूब। अगर यहाँ पर भी हम वॉल्यूम ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस निकाले तो वो भी क्या आएगा 2 पाई अपॉन ए का होल क्यूब, यानी कि हम कह सकते हैं लैटिस कांस्टेंट का होल क्यूब। तो हम एक प्रूफ हो गया है कि एक सरल घनाकार लैटिस की व्युत्क्रम लैटिस भी सरल घनाकार ही होती है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फिर भी बच्चों अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। आप आज आपको जो असाइनमेंट दिया गया है वो 3 टॉपिक्स जो इस वीक में आपको पढ़ाए गए हैं, इस वीक में आपको वीडियो दिए गए हैं, उनसे रिलेटेड हैं। तो आप इन वीडियोज़ को देखिए, आपको क्वेश्चंस और आंसर अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू।